नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी जैन। दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछेंगे, आई एम रियली स्केर्ड जब मैं दुनिया का हाल देख रहा हूँ आज की डेट में। और आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको एक पैटर्न दिखेगा, और पैटर्न ये है, हर चीज़ एस्केलेट होती जा रही है। पहले हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, वहाँ पर जब देखा इन्होंने दुनिया ने कि भाई यहाँ पर चीज़ें कम हो रही हैं, तो इन्होंने इजराइल का और हमास का युद्ध शुरू कर दिया। जब वहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ तो इन्होंने हौथी के जो टेररिस्ट हैं रेड सी के अंदर, इन्होंने उनको एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पे अभी शुरू हुआ ही था, अभी इन्होंने ईरान के साथ कर दिया है। चाइना का, ताइवान का ऑलरेडी काम चल रहा है। अब देखिए सब जगह पर ये चीज़ें एस्केलेट होती जा रही हैं। अब नई खबर ये आ गई है कि जो जर्मनी है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करने लग गया कि हमारे साथ युद्ध होगा अब रशिया के साथ। और नेटो ने खुद की तैयारी शुरू कर दी है कि अब हम रशिया के साथ युद्ध करेंगे। आप देखिए कहीं भी एस्केलेशन कम नहीं हो रही। इसलिए मेरे अंदर से ये डर जो है, आई एम रियली गेटिंग स्केर्ड कि दुनिया कहाँ जा रही है। मुझे पहले इनिशियली ये लगता था कि भाई जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, सारी दुनिया में प्राइसेस बढ़ गए, तेल के भी, फूड की कमी होनी शुरू होगी, कि ये जो एस्केलेशन है ये कम होगा। बट जो ग्लोबल लीडर्स हैं, ये जो टेंशन्स हैं उसको डी एस्केलेट या कम करने के मूड में ही नहीं है। हर रोज़ एक नया चीज़ आ जाती है। और जैसे जैसे भारत में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट आए, और उधर कोशिश की जाएगी कि जो बाइडन है जिसके नंबर्स बहुत कम हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है, और उसको वापस लेके आने के लिए कोई ना कोई और युद्ध किया जाए। और चाइना भी लगा हुआ है कि भाई अमेरिका को किसी युद्ध में ऐसे फंसाया जाए कि वो अपने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान ही ना दे पाए, और वो युद्ध में फंसकर कोई ना कोई गलत हरकत कर ले। अब मैं समझाता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। चाइना में भी बुरा हाल है। आपको मालूम है कि यहाँ पर इंडस्ट्री डाउन है। अब जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे गिरती जा रही है। ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद कर गया है स्टॉक मार्केट के ऊपर। और बीजिंग जो है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बोला है कि भाई आप अपने शेयर्स को बेचना बंद कीजिए। पहली बात तो मैं ये खबर आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा, ईरान की जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर और इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, उसकी बात करूंगा। हाउथी रिबेल्स की बात करूंगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जर्मनी जो रशिया के साथ पंगा ले रहा है उसकी बात करूंगा मैं। पैलेस्टीन ने भी अटैक कर दिया है दोबारा से। जो हमास के लोग हैं इन्होंने दोबारा से इजराइल के ऊपर कल रात को अटैक कर दिया। ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा जो कि चिंता का विषय है। मुझे चिंता हो रही है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपने दिल की बात। जब मन की बात करते हैं मोदी जी, मेरे मन की बात, तो मैं दिल की बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये मैं स्केर्ड क्यों हूँ। चाइना स्टॉक मार्केट। अब चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो गिरती जा रही है। मैं पहले बोला, ऐसे लगता है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो गर्क में जाती जा रही है। और बीजिंग ने एक पॉलिसी बनाई। उसने अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि भाई आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। आपके ऊपर बेचने का प्रेशर है क्योंकि पैसा घूम नहीं रहा। इसको मत सोचो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, आप अपने स्टॉक्स को बचा के रखो। उसके कारण जैसे ही इन्होंने ये पॉलिसी बनाई तो जो शंघाई की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए थोड़े से। 0.3% मार्केट ने जंप लिया ऊपर की तरफ। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं कि बीजिंग ने बोला है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें बोला कि आप शेयर्स को अपने दिल के पास क्लोजली रखो, इसको लूज मत करो। कीप देम क्लोज्ड नॉट लूज। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर था कि अपने शेयर्स को बेच के जो पैसे आते हैं वो तो लेके अपने सर्कल घुमाएं। लेकिन इसके कारण क्या हो गया कि स्टॉक मार्केट गिरती गई। हमारे भारत में वो रुकने का नाम नहीं ले रही, ऊपर की तरफ इनका नीचे नीचे के नीचे जाता जा रहा है। जब भी किसी से पूछो उनको ये लगता था कि भाई अब और नीचे ये मार्केट कितनी जा सकती है, उससे भी नीचे 3 गुना 4 गुना मार्केट नीचे जा चुकी है। और जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है? शॉर्ट टर्म मीन्स फ्यू मंथ्स आप स्टॉक मार्केट का गिरना रोक सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो अब देखना ये होगा कि चाइना अपने आप को इसमें से बाहर कैसे निकालता है, जो कि बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ चाइना का दोस्त ईरान, वो ने क्या किया, उसने 3 कंट्रीज के अंदर
एक टाइम पर अटैक कर दिया, सीरिया के ऊपर, इराक के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अब तीनों में उसने बोला कि हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, और भाई पाकिस्तान आपको क्या कह रहा है, थोड़े से टेररिस्ट ही भेजता है आपके ऊपर। इन्होंने जी पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर दिया, और अभी अभी सुनने को आया कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है और इस ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, वहाँ पे 7-10 लोग मारे गए हैं। तो ईरान, अब ईरान ने जब इराक के ऊपर स्ट्राइक किया, सीरिया के ऊपर किया, इन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे जो इज़राइल के जो वहाँ पे कैंप्स थे, हेडक्वार्टर्स थे, जहाँ पर मोसाद के, इनके इंटेलिजेंस के लोग हैं, किसके, इज़राइल के, हमने उनको टारगेट किया है। लेकिन साथ साथ में जो वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर को भी टारगेट किया गया, बिजनेसमैन की डेथ हो गई है, मल्टी मिलेनियर आदमी था और इराक का, उसकी फैमिली भी उड़ा दी गई। क्या खुंदक है समझ नहीं आई मुझे, लेकिन ये काम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, इराक है, सीरिया है, ये चुप करके बैठने वाले लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। और क्या इजराइल इसका जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा। दैट मीन्स ईरान ने जैसे पाकिस्तान के साथ पंगा लिया, पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिटेलिएट कर दिया। अभी इराक और सीरिया भी अगर इसमें घुस जाएं, आप देखिए कितना मिडल ईस्ट का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और यही चीज़ अमेरिका भी चाहता है, यही चीज़ चाइना भी चाहता है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से अमेरिका की डायरेक्ट इंटरवेंशन आए और ये एक युद्ध के अंदर, लंबे युद्ध में ये भी फंस जाए, जैसे अमेरिका ने रशिया को फंसाया है। मुझे ऐसा लगता है ये जो रिवेंज है, इजराइल भी लेगा, सीरिया भी लेगा और इराक भी लेगा, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और वहाँ पे तो जो कर्डिश जो लोग हैं इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, वो तो वैसे बड़े खूंखार हैं, वो छोड़ते नहीं है इतनी जल्दी से। और ईरान ने एक ऐसा पंगा ले लिया है, ले लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा, बट इसकी जो रेपरकेशंस है वो बहुत लंबे हैं। ईरान ने भी बहुत ही एक बोल्ड मूव लिया है कि 3-3 जगह पर उसने पंगा ले लिया, लेकिन इससे एक ग्लोबल वॉर शुरू होने का भी डर पैदा हो गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स में ढूंढ डालना कि क्या मैं अकेला ही बिना बात पे डर रहा हूँ कि आपको भी लगता है कि ये एक ब्रॉडर ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। अब उसके साथ साथ देखिए, उसके जो साथ में एरिया है रेड सी का, उसके अंदर जो हाउथी रिबल्स हैं, उन्होंने भी अपना जो अटैक्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। ये यमन से करते हैं, इनको सबको सपोर्ट ईरान से है। दैट मीन्स ईरान ने हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हाउतीज़ हो गए, इन सबको वो सपोर्ट कर रहा है कि भाई जाके आप आग लगाओ सब जगह पर। उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी तंग किया हुआ है, यमन से रेड सी में किया हुआ है, उधर इसराइल को तो वो तंग करते रहते ही हैं। और इनके पास, सबके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स तक प्रोवाइड करी हुई हैं। किसने? ईरान ने। और ये अटैक इसको कर रहे हैं जो यूएसए की शिप्स जा रही हैं, इजराइल की शिप्स हैं, अभी इंडिया की शिप गई थी, इन सब के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्यों? ताकि यहाँ से ट्रेड जो निकलता है उसे तंग किया जाए, प्राइसेस इंक्रीज़ हों और इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। डिमांड एक ही है कि हमने यूएसए को, ईरान को, इजराइल को, इनको तंग करना है, इनको चैन से बैठने नहीं देना। और इनसे हो क्या रहा है, ये अब सिर्फ ये नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक्स हैं, जो हाउतीज़ हैं उनके पास ड्रोन्स भी हैं। वही ड्रोन्स जो ईरान ने रशिया को दिए थे यूक्रेन के खिलाफ यूज़ करने के लिए, वही चीज़ हाउतीज़ के पास भी है। हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, हर चीज़ हाउतीज़ को दी हुई है। वो इतने लैस हैं अपने इस सारी चीज़ों में कि वो प्रॉपरली अटैक का जवाब अटैक से दे रहे हैं। जबकि अमेरिका ने, यूके ने, इन दोनों की मिलिट्री ने पिछले ही हफ्ते हाउतीज़ के ऊपर टारगेटेड इनके ऊपर मिसाइल अटैक्स किए थे। काफ़ी हाउतीज़ जो टेररिस्ट हैं उनको मार भी दिया गया था, लेकिन हाउतीज़ हैं कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। और जो यूएसए है वो यमन में जाकर उसने 3 बार अपने जो वहाँ पे अटैक्स करे हैं। और जो हाउतीज़ हैं उनके पास तो इवन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स तक मिली है वहाँ से, जो अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दी है। लेकिन वो जितनी डिस्ट्रॉय अमेरिका करता जा रहा है हाउतीज़ का सारा असला, उतना ही इनके पास और आता जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो मिडल ईस्ट है ये बहुत ज़्यादा एरिया गर्म हो गया। एक तो ईरान की तरफ से, दूसरा रेड सी की तरफ से, इजराइल का तो ऑलरेडी चल ही रहा था। अब ये जो पूरा युद्ध का जो माहौल है, अब ये जर्मनी तक पहुंच गया है। जर्मनी का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और उसमें लीक डॉक्यूमेंट्स में उसने बोला कि भाई जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ दुनिया जाती जा रही है।
और इन सब का फियर है कि रशिया अब चाहता है कि मरता क्या ना करता, मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी लेके डूब डूब मरूंगा, वो वाला हाल है रशिया का। और रशिया चाहता है कि ये पूरा जो युद्ध है यूक्रेन वाला, ये वर्ल्ड वॉर 3 में ये तब्दील हो जाए। उसके लिए जो जर्मनी है उन्होंने बोला कि रशिया क्या कर रहा है, वो चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो, और इसमें जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं रशिया के साथ, और नेटो भी बीच में इन्वॉल्व हो। ये सारा कुछ रशिया क्यों चाहेगा कि भाई नेटो, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका सारा मिलकर रशिया के ऊपर धावा बोलें? ये मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या ये रशिया चाहता है कि भाई इन सबको नाप लिया उन्होंने, यूरोप को, कि ये मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते, इनकी डिपेंडेंसी मेरे तेल के ऊपर, मेरी गैस के ऊपर, सबके ऊपर है, और ये दिखाने के लिए कुछ और हैं यूरोपियंस, लेकिन जब एन मौका आएगा ये सारे भाग जाएंगे। और अमेरिका तो वैसे ही नोन है कि किसी का भी सपोर्ट ये लंबे टाइम तक ये करता नहीं है। ये जब तक इसको फ़ायदा होता है अमेरिका को, तब तक ये सपोर्ट करेगा मिलिटरीली, अदरवाइज ये देखता भी नहीं मुड़कर। तो शायद रशिया इस चीज़ को नापने के लिए वो ये इन नेटो कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, इन सब को वो मेजर कर रहा है। मेजर करने के बाद इसे अटैक करने के लिए उकसा रहा है। जर्मनी ने बोला कि हमें शायद अगले 3 महीने में रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर में हम एंटर कर जाएंगे, और नेटो ने बोला है कि ये अगर जर्मनी एंटर किया तो हम लोग 2025 में विल बी इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, क्योंकि रशिया जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद ये नीचे जाना शुरू करेगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मैटर है कि अगर यूरोप में भी आग है, मिडल ईस्ट में भी आग है, और इसराइल और हमास का तो युद्ध चल ही रहा है। चाइना ऑलरेडी डाउन है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब बचा क्या पूरी दुनिया में? और अब रह गया भारत का। भारत का भी जो आगे फ्यूचर है, जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने देखा जो टेम्परेचर है भारत के अंदर वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो अपोजिशन है, मुस्लिम्स हैं, ये सभी एक ही बात बोलते हैं कि हमने हिंदुओं की गवर्नमेंट दोबारा से नहीं आने देनी। इसके लिए किसी भी जो फॉरेन की फोर्सेस हैं उनको यूज़ करके, बेशक वो सोरोस की फंडिंग है, वो चाइना की फंडिंग है, वो मिडल ईस्ट की फंडिंग है, सऊदी अरेबिया से फंडिंग आ रही है, कुछ भी करना पड़े, हमने एक बार हिंदुओं की गवर्नमेंट ख़त्म करनी है, ताकि दोबारा से हिंदू अपनी गवर्नमेंट को बना ना सके, और हिंदुओं को तो मार के हमने ख़त्म करना है। दैट मीन्स कि ये जो रास्ता है अगले 4-5 महीने का भारत के अंदर, वो भी इतना आसान नहीं है मोदी जी के लिए। हमें लगता ज़रूर है कि आएगा तो मोदी ही, और 400 प्लस, 500 प्लस सभी लोग बोलते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि मोदी जी को 500 प्लस लेके आना चाहिए, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें। लेकिन जो दुनिया की फोर्सेस हैं वो नहीं चाहती कि मोदी जैसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर भारत जैसी इतनी बड़ी कंट्री में वो आकर बैठे और इतनी तरक्की कर दे। इसलिए ये सारे टूल किट्स हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। एंड हमारे तो बेशरम जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तो खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो तो बिकने के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि कैसे जो रजीम चेंज की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ राहुल गांधी जाकर दुबई में, इवन पीछे उज़्बेकिस्तान में गया था, वहाँ जाकर मिल के आता है कि कैसे मोदी जी के गवर्नमेंट को घेरा जाए और पप्पू जैसे बंदे को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे कंट्री में बिठाया जाए। अब ये सारा कुछ तो हो गया इस एरिया में। अब आते हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल के अंदर भी जो पैलेस्टीन के लोग हैं उन्होंने एक कार लेकर आए, कार लेकर उन्होंने एक एरिया में गए, इसराइल के एरिया में, वहाँ 17-18 लोगों को तो इंजर कर दिया, बस रौंदते गए वो, और कई लोगों की मौत भी हो गई है। अब ये जो आदमी थे, 2 लड़के थे, दोनों के दोनों कहाँ से आए? वेस्ट बैंक से आए। और इसराइल के अंदर जितने भी पैलेस्टीन के लोग हैं इनकी तो एंट्री भी अलाउड नहीं है। तो भी ये 2 लड़के, अहमद जिदात और मोहम्मद जिदात, ये 2 लड़के हैं, ये 2 आदमी यहाँ पर आए। अब आपने जब इनके नाम सुने आप समझ गए होंगे कि दोनों के कास्ट सेम हैं, जिदात और जिदात। दैट मीन्स ये दोनों एक ही फैमिली के चट्टे पट्टे हैं जो वेस्ट बैंक से इसराइल के अंदर इलीगली अंदर एंटर करे, और जाते सारे इन्होंने वहाँ पर इसराइल के लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्यों? इनकी किताब में लिखा हुआ है कि हमने जितने भी नॉन मुसलमान हैं इनको हमने कत्ल करना है, इससे साथ आप अल्लाह की एक सर्विस करोगे। इनकी किताब में लिखा है। तो उनको लगता है हम अल्लाह की सर्विस कर रहे हैं ऐसे लोगों को मार के। दैट मीन्स अगर कोई इनको मारेगा तो वो भी अपने भगवान की सेवा करेगा। ऐसा किसी भी और धर्म में नहीं है, इनके ही है। पता नहीं क्या सीखा है इनको। लेकिन जो इसराइल है वो इसे इतनी आसानी से नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि दोबारा से
हमास के लोगों ने हमारे ऊपर एक टेररिस्ट अटैक किया है, एक गुरिल्ला वॉर दोबारा से शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने 7 अक्टूबर को किया था। पैलेस्टीन के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं इस इंसिडेंट को? वो कह रहे हैं ये तो टेररिस्ट अटैक ही नहीं है, ये तो फ्रीडम फाइटर थे, ये तो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने जाकर इतने इजरायलियों को अपने गाड़ी के नीचे रौंद दिया, उन्हें वो हीरोज़ बता रहे हैं और वो प्रेज़ कर रहे हैं अपने लोगों को कि भाई आपने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। ये मुस्लिम वर्ल्ड का डीएनए है, इसीलिए सारे दुनिया में जो स्यापा पड़ा हुआ है। आप देखिए, अगर 100 जगह पे वॉर है, 99 जगह पे आपको एक पार्टी कॉमन दिखेगी, वो है मुसलमान। क्यों होता है ये अभी आप मुझे अपने कमेंट्स में डाल के लिख देना कि क्यों होता है कि एक पार्टी हमेशा ही मुसलमान होती है। और ये जो लोग दूसरों के कत्ल करते हैं उन्हें हीरोज़ बना के दिखाते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, जितने भी हमारे यहाँ पर बुरहान, ग्राम, बड़ाम, जितने भी ये टेररिस्ट यहाँ पर हमने मारे, लटकाए, कुछ भी किया, उन्हें हीरो बना के पाकिस्तान में दिखाया जाता है। और उनके वहाँ पे उस दिन इनको अपना नेशनल डे याद हो ना हो, क्योंकि इन्होंने सेलिब्रेट भी किया नहीं, किया इसलिए नहीं क्योंकि उसको नेशनल डे को, जिसको हम रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे करते हैं, उसमें ये सारे हम अपने मिलिट्री के आर्सेनल दिखाते हैं, वहाँ पे परेड होती है। भाई उसको करने के लिए पैसे चाहिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अपना नेशनल डे भी भूल गए। लेकिन इन लोगों की बरसी जो होती है वो ये लोग नहीं भूलते, क्योंकि इनके हीरोज़ गजवी, लाहौरी, औरंगज़ेब, ऐसे लोग तो इनके हीरोज़ हैं। उसामा बिन लादेन तो इनका प्रधानमंत्री का भी हीरो था, जिसने हमारे से 100 करोड़ रुपये लेकर अपनी ही आर्मी का बैंड बजा दिया था। तो ये हालत है पूरे दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जिसके कारण अब आप देखिए कि पूरा मिडल ईस्ट, उधर यूरोप, रशिया, चाइना डूबा हुआ है, अमेरिका को खींचने की कोशिश की जा रही है। इधर जो हमारे रेड सी है, बुरा हाल है। भारत में भी चैन से बैठने का टाइम नहीं है। येस, वी आर राइजिंग, हमारा बिजनेस राइज कर रहा है, हमारी स्टॉक मार्केट राइज कर रही है, लोगों के पास पैसा है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो डगर है, रास्ता है, वो इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना लोग सोच कर बैठ गए हैं। अभी तो राम मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर हमारे ही हिंदू हमारे मंदिर के अगेंस्ट PIL उन्होंने लॉन्च कर दी कि भैया ये जो प्राण प्रतिष्ठा का काम है ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि ये 4-5 साल के लिए लटक जाए और उसके बीच में कोई ना कोई और स्यापा डाल देंगे ताकि मंदिर पूरा ही ना हो सके। ये है मंशा पूरी दुनिया की। और आप देखिए हिंदुओं का DNA कैसा है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो हमारी स्मृति ईरानी है वो गई है कहाँ पर? वो गई है मक्का मदीना में। मदीना में गई है, बिना हिजाब के गई, वो अपने इंडियन ड्रेस डाल कर गई, पूरा उसने घूमा भी वहाँ पर। और मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि यार अगर सऊदी अरेबिया ने अब मान लिया है कि भाई जो मुस्लिम जो हमारी इस्लाम है इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई है, हमें दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद के 250 साल बाद ये किताब लिखी गई, इसमें बहुत कुछ मिक्सिंग है, ये हमारा कल्चर नहीं है। और उन्होंने वहाँ पर रामायण, महाभारत, योगा, ये सब कुछ इन्होंने स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर वो अपने आप को इतना लिबरल, इतना ओपन मोहम्मद बिन सलमान ने करना शुरू कर दिया, तो हमारे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं इन्हें ही कीड़ा ज़्यादा क्यों चुभता है? इसका मैंने आंसर बोला था कि भाई अगर वो इतना लिबरल हो रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले, दैट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि जैसे UAE ने एक मंदिर खोल दिया है अभी हिंदुओं के लिए अपने कंट्री में, कल को हो सकता है मक्का मदीना में सऊदी प्रिंस भी बोल दे कि भाई आई वॉन्ट टू ओपन माई कंट्री। मैंने ऑलरेडी लेडीज़ को परमिशंस दे दी हैं कि अकेली जा सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं। मैं और भी अपनी कंट्री वो खोल रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आने की बातें कर रहा है। ही इज़ डेवलपिंग अ सिटी ऑन द सेम लाइंस एज दुबई, कि बिल्कुल ओपन होगा वहाँ पे। कोई भी ये जो रिलीजन का स्यापा है ख़त्म होना चाहिए, इससे हम आगे नहीं जा सकते। कि अगर वो अपने आप को इतना खोल रहा है, हो सकता है कल को एक मंदिर भी खुल जाए। मेरे ये बोलने के बाद मुसलमानों ने तो कुछ नहीं बोला, हमारे जो हिंदू हैं लोग वही मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं कि आपने मुसलमानों के जो है अपने इमोशंस हैं उसके ऊपर अटैक कर दिया। मुसलमान के कोई इमोशंस अटैक नहीं हुए, हिंदुओं के इमोशन अटैक हो गए। और ये वही हिंदू हैं जो राम मंदिर बनने के ऊपर भी बोलते हैं मंदिर की ज़रूरत क्या थी, जब इतने सालों से मस्जिद थी, बनी रहने देते। जो हो गया हो गया, जो हो गया हुआ सो हुआ,
वही कांग्रेस वाली भाषा, हुआ सो हुआ। ये हिंदुओं का डीएनए है। 20,000 सालों से आपको दबा के रखा, आपने अपने आप को हिंदू बोलने से भी आप कतराते थे, नफरत करते थे। आज वो चीज़ आपके अंदर आ रही है या किसी के अंदर आ रही है तो आपको आग लग रही है इसके ऊपर। अपना डीएनए चेंज कराओ, वरना बुर्का डालना शुरू कर दो। मैं तो यही सजेशन आपके, हिंदू मत कहो अपने आप को। यू स्टार्ट कॉलिंग देम मोमेंट्स या क्रिश्चियन बन जाओ। वैसे भी आपको तो 200-300 रुपये में आपने रिलीजन चेंज कर ही रहना है। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वरना हिंदू बनने का ढोंग बंद कर दीजिए। भाई मैं सनातनी हूँ, मैं अपने रिलीजन की बात नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? अगर वो हमारे देश में आकर, ये उनका देश नहीं है, हमारे देश में सनातन के देश में आकर वो अपनी मस्जिदें खुलेआम हर रोज़ खोल सकते हैं, तो हम उनके एरिया में जाकर मंदिर क्यों नहीं खोल सकते? वो भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं का क्राउन प्रिंस ये बार बार बोल रहा है कि वी हैव टू रिविजिट एंड वी हैव टू ओपन आवर सेल्स। आई जस्ट शेयर्ड माई व्यू ऑन दैट। मैंने ये नहीं बोला इससे हमारी ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी टच होती है, ना ही किसी के इमोशंस को हमने सेक पहुंचाने की कोशिश करी है। एनीवेज, मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये दिल की बात है कि आई एम स्केर्ड नॉट कि मुझे लोग क्या बोलते हैं, मैं परवाह नहीं करता। आई एम नॉट दैट स्मॉल पर्सन टू रिएक्ट ऑन दीज थिंग्स, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, बट जस्ट वॉन्ट टू शो यू हिंदूस, आप अपने इस छोटेपन से बाहर निकलिए। ये जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, भाई हमारे वैसे आपका भी कसूर नहीं है। ये शंकराचार्य जो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा के रखा है, हमने भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो टुच्ची हरकतें करते हैं तो आम पब्लिक से हम क्या तवज्जो कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप समझ सकते हैं। मेरा एक ही वर्ड कहना है, गर्व से बोलिए, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। ये धरती हमारी है, थी और हमेशा ही रहेगी। मंदिर हमने एक लिया है, अब सारे के सारे एक एक करके वापस लेंगे। अगर इससे भी किसी मुसलमान की जो आत्मा है वो झंझोड़ती है या उसके इमोशंस टच होते हैं, आई डोंट केयर। वाई? क्योंकि धरती हमारी। आपने हमारे जो वो थे इमोशंस थे, उसको तो आपने रौंद के तोड़ कर आपने उसके ऊपर अपनी मस्जिद बना ली। तब तो आपने सोचा नहीं कि भी हिंदुओं की जगह हम उन्हीं के कंट्री में आकर उनकी जगह को हम टेक ओवर कर रहे हैं। जब आपने हमारी परवाह नहीं करी, हम आपकी परवाह क्यों करें? ये हिंदुस्तान था, है और हमेशा ही रहेगा। नहीं अच्छा लगता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.